जितने भी बच्चे अभी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं वो भी सभी बच्चे ध्यान से सुने और फेस टू फेस वाले भी। अभी तक हमने बेसिक क्लास में क्या पढ़ा था, जो कि कंपनी लॉ से पहले क्लास होती है जिसे हम बेसिक बोल रहे हैं, जीरो बेसिक बोल रहे हैं। हमने यहाँ पे समझा था कि जब भी कभी कोई कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का जो लेवल है, कंपनी जो बिजनेस करने का तरीका है, वो एक बड़ा लेवल है। अगर बहुत छोटे लेवल पर बिजनेस करना है तो सबसे छोटा लेवल जो होता है, अभी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। नो नीड टू राइट डाउन अ सिंगल वर्ड। ओके, सो बस आपको यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए समझना है। हमने कहा कि अगर आपको किसी को गाइड करना हो कि बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने की देयर आर सो मेनी मेथड्स आर देयर, कई अलग अलग तरीके के मेथड्स है, मोड है। जैसे कि बहुत ही छोटे लेवल पर बिजनेस करना है, बहुत ही छोटे लेवल, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को चाट की दुकान खोलनी है तो वो क्या कर सकता है, अपना एक ठेला लगा सकता है, यस और नो। तो उसे हम बोल सकते हैं, जब सिंगल इंडिविजुअल पर्सन अपने बेसिस पर बिजनेस करता है तो उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। वेरी गुड द पॉइंट। लेकिन जब हम एक कंपनी की बात करते हैं, जब हम कंपनी फॉर्म में बिजनेस की बात करते हैं, तो वो एक एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, वो एक बड़ा लेवल हो जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का आपने डिमेरिट बहुत ध्यान से अगर पढ़ा हो, सुना हो, सबसे बड़ा डिमेरिट होता है कि यहाँ पे पैसे की, फंड्स का जो है एक लिमिटेशन होती है। फंड्स की लिमिटेशन क्यों होती है बताओ? या तो वो खुद के पैसे लगा सकता है या उसके कोई रिलेटिव या फ्रेंड दे सकता है। बट कंपनी के केस में फंड की लिमिटेशन नहीं होती। कंपनी के केस में पैसा आप कितना भी इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन मुद्दा उठता है कि पैसा किससे इकट्ठा कर सकते हैं। तो पब्लिक से इकट्ठा कर सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, यस और नो। लेकिन जहां पर जितना ज्यादा पैसा किसी बाहर का होगा, बाहर वाले लोगों का जितना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा कंपनी में, उतना ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है कि नहीं है? उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की जरूरत है कि नहीं है? कि क्योंकि मान के चलो आप सबने कंपनी को पैसा दिया, आप सबका पैसा कंपनी में लग गया, ह्यूज फंड्स लगे हुए हैं, क्या आपको जानने का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि मेरे पैसे से इन्होंने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा बचाया और कितना पैसा गवाया? क्या इस बात की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब भी कभी किसी आउटसाइडर का पैसा किसी भी फॉर्म में आप दोगे, किसी को भी दोगे, तो घपला होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, यस और नो। कंपनी एक ऐसा तरीका है, कंपनी में अगर कोई पैसा लगाता है तो वहां पर वो यही सोच के पैसा देता है कि मेरे 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 और 8 के 16 हो जाएंगे। तो दो तरीके से पैसे दिए जाते हैं कंपनी को, एक होता है ऑनर्स फंड और दूसरा होता है बोरोड फंड। ऑनर्स फंड में जब भी कभी पैसा दिया जाता है तो वो कहते हैं ये लो पैसा, इससे बिजनेस करो, जो भी खर्चे आएंगे, खर्चे काटने के बाद जो बचेगा वो मुझे दे देना, जो कि शब्द आपने सुना हो शायद, डिविडेंड। सुना है आपने आज से पहले? डिविडेंड, इट मींस द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ क्या? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है रिटर्न में? डिविडेंड। और जो बोरोड फंड में डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनको रिटर्न में मिलता है इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट। ये बात समझ में आई? अब सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए नेचुरल पर्संस की जरूरत है, क्योंकि कंपनी खुद से नहीं चल सकती। कंपनी को चलाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जिनके पास माइंड है, जो कंपनी को डायरेक्शन देंगे। तो उनको बोला जाता है डायरेक्टर्स। क्या बोला जाता है? डायरेक्टर्स कौन लोग होते हैं? डायरेक्टर्स हु आर गिविंग डायरेक्शन टू द कंपनी, जो कि कंपनी को क्या देते हैं? डायरेक्शन। उनको बोलते हैं डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं उनको? डायरेक्टर्स। क्लियर है? ऑल क्लियर? अब मुद्दा ये उठता है कि जो डायरेक्टर्स है, क्या ये नेचुरल पर्सन होने चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है? भैया ये ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास क्या है? ब्रेन है, क्योंकि डायरेक्शन आप तभी दे सकते हो जब आपके पास क्या हो? ब्रेन। तो डायरेक्टर कौन बन सकता है? डायरेक्टर सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही अपॉइंट हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब अगला मुद्दा ये उठता है कि डायरेक्टर के हाथ में पैसा चला गया, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यस और नो? कंपनी तो पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ है, बट एक्चुअलिटी अगर देखा जाए तो पैसा तो किसके पास पहुंच गया है? डायरेक्टर्स के पास। अब डायरेक्टर्स तो उस पैसे से घपला कर सकते हैं। घपला कैसे कर सकते हैं बताओ? क्योंकि सारे खर्चे इन्हें करने हैं, कंपनी को डायरेक्ट इन्हें करना है, तो घपला किस तरीके से हो सकता है? हो सकता है ये बहुत ज्यादा रेम्यूनरेशन ले ले, अपनी सैलरी ज्यादा ले ले,
तो आप बताइए क्या इन डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन के ऊपर लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कम ऑन रिप्लाई। क्या इन डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन के ऊपर लिमिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आंसर इज यस। इसी तरीके से जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आओगे तो वहां पर मैक्सिमम कितनी रेम्यूनरेशन डायरेक्टर्स को दे सकते हैं, ये बात में लिखी है कहां पर? कंपनी एक्ट के अंदर। क्योंकि कंपनी एक्ट वो एक्ट है जो पूरी कंपनी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। गॉट द पॉइंट? अब अगली बात सुनिए। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हम जो ये पढ़ाई कर रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब भी कभी कोई कंपनी होगी तो वो कंपनी बनने से लेके चलाने तक और चलाने से बंद करने तक, फिर से सुनना मेरी बात, मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझा रही हूं। कंपनी को बनाने से लेकर चलाने तक और चलाने से लेके बंद करने तक कंपनी एक्ट का रोल होता है। Either the company is to be incorporated as per provision of Company Act. Company is to be run as per the provision of Company Act. Company is to be wind up as per the provision of Company Act. It means यहाँ पे कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से। कैसे होता है? तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? आवाज नहीं आ रही। कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आर यू गॉट द पॉइंट? बताइए कंपनी का बर्थ कैसे होता है? तो डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ, company is to be run as per provision of law and company is to be wind up as per the provision of law. And the reason is very clear because in case of company there is huge involvement of public. आम जनता का पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। जितना ज्यादा आम जनता का पैसा इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ज्यादा कंपनी एक्ट के प्रोविजन लगेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें कंपनी का पैसा ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, क्या ऐसी कोई कंपनी हो सकती है जिसमें कंपनी का पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है? इज इट पॉसिबल? आंसर इज यस। प्राइवेट कंपनी। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। नाम ही क्या यूज किया? प्राइवेट। तो प्राइवेट है तो वो चल कैसे रही होगी? अब उसके पास पैसे कहां से आ रहे होंगे? प्राइवेट कंपनी लोन ले सकती है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लेकिन आम जनता को इन्वाइट करके फंड रेज नहीं कर सकती। तो आपके हिसाब से प्राइवेट कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट के ज्यादा सेक्शन लगने चाहिए, कम सेक्शन लगने चाहिए? कम। क्यों? बताइए, लॉजिक बताइए। क्योंकि वहां पे पब्लिक के पैसे का इन्वॉल्वमेंट कम है। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ज्यादा लगने चाहिए। यही सारी चीजें, दीज आर द बेसिक टर्म्स। एक बार अगर आपको चीजें समझ में आने लगी तो फिर आपको हर चीज का लॉजिक समझ में आता चला जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब सुनो अगली बात। अब हमने कहा कि जैसे कि आपके यहाँ पे CSEE में कंपनी लॉ बेसिक दिया सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताया। थोड़ा थोड़ा कैसे बताया? जैसे ये भी बताया कंपनी क्या होती है, ये भी बताया कंपनी कितने तरीके की होती है, ये भी बताया कंपनी की फीचर क्या होती है, ये भी बताया डायरेक्टर कौन होते हैं, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा। मतलब कुल मिला के प्रोविजन है, लेकिन बहुत बेसिक प्रोविजन है। बट मैं चाहती हूं कि जितनी भी चीजें आप पढ़ो बहुत क्रिस्टल क्लियर और स्ट्रिक्ट तरीके से पढ़ो। गॉट द पॉइंट? चलिए जी। सो हमने यहां पे अभी तक जो बात करी, हमने कहा अब हम थोड़ा सा अब पढ़ लेते हैं कोर्स का कंटेंट, क्योंकि अभी तक जो मैंने चीजें आपको बताई वो बताइए बेसिक बातें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी को कोई पैसा देगा तो उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो जान सके कि कंपनी में जो पैसा उसने दिया उससे कंपनी ने कितना कमाया, कितना बचाया और कितना गवाया। तो इसका हिसाब किताब बोलते हैं। हिसाब किताब बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सर नो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्ड यहां पे आया, अकेला है तो डायरेक्टर, और कलेक्टिव बॉडी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब एक से ज्यादा डायरेक्टर है तो क्या बोल सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर या ऑल क्लियर? मैंने आपको सेक्शन भी बताया था कि ऑल डेफिनेशंस अंडर कंपनी एक्ट आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। जितनी भी डेफिनेशन कंपनी लॉ के अंदर है वो सारी की सारी सेक्शन नंबर 2 के अंदर है। अब अगर हम बीओडी की बात करें तो सेक्शन 2 क्लॉज 10 क्या बोला जरा बताना? सेक्शन 2 क्लॉज 10 जिसके अंदर क्या डिफाइन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। याद कैसे किया? जब सारे डायरेक्टर एक साथ मिलते हैं तो काम क्या हो जाता है? टन टना टन। क्या बोला था मैंने? जब सारे डायरेक्टर एक साथ मिलते हैं तो काम क्या हो जाता है? टन टना। क्लियर या ऑल क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहां पे हम जो है
कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी की बेसिक बातें हम समझेंगे। कंपनी दो शब्दों को मिलाकर बनी है, कंपनी दो शब्दों को मिलाकर बनी है, दैट इज द कम प्लस पनीस। बताइए क्या बोला मैंने, कम प्लस पनीस मतलब कंपनी। कम का मतलब होता है कमिंग टुगेदर, कम का मतलब होता है कमिंग टुगेदर, और पनीस का मतलब होता है मील एंड ब्रेड। फिर से सुनिए, यहां पे जो शब्द यूज किया कम, कम का मतलब है पास आना, कमिंग टुगेदर, और पनीस का मतलब है मील एंड ब्रेड। मैम व्हाट डू मीन बाय द मील एंड ब्रेड? मैम ब्रिटानिया ब्रेड, क्या मैम आप ब्रिटानिया ब्रेड की बात कर रही हो? आंसर इज नो। हियर मील एंड ब्रेड मीन्स अ प्रॉफिट, इट मीन्स लोग एकजुट हो रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन किसके लिए? बताइए जल्दी से, किसके लिए? प्रॉफिट्स के लिए। तो लोग एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, और किसके लिए इकट्ठा हो रहे हैं? प्रॉफिट्स के लिए। तो हम कह सकते हैं कंपनी इज एन एसोसिएशन। क्या वर्ड यूज किया जरा देखना यहाँ पे, कंपनी इज एन क्या है? एसोसिएशन है। किसकी एसोसिएशन है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट्स। अगर आप ऊपर इस लाइन को ध्यान में दो, ध्यान से पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एसोसिएशन है किसकी? पर्संस की, हु आर वर्किंग टुगेदर, जो एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? टू अर्न प्रॉफिट। अब भैया मैंने यहाँ पे और आसान करा, मैंने कहा एसोसिएशन दो तरीके की होती है, मतलब बिजनेस करने के दो रास्ते हैं। बताइए बिजनेस करने के कितने रास्ते हैं? हम कह सकते हैं प्रॉफिट कमाने के दो रास्ते हैं, एक है रास्ता नंबर 1 और दूसरा है रास्ता नंबर 2। कितने रास्ते जरा बताना? रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2। रास्ता नंबर 1 है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। क्या वर्ड यूज किया ये? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, और दूसरा है अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। मैम दोनों के बीच में अंतर बताइए। अगर कोई भी व्यक्ति इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के फॉर्म में बिजनेस करेगा तो उस बिजनेस का बर्थ होगा लॉ से, उस बिजनेस की डेथ भी होगी लॉ से। गॉट द पॉइंट? अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में बिजनेस करेगा तो उसका बिजनेस एग्रीमेंट से होगा, और एंड भी वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं। मतलब दोनों में अगर अंतर देखें तो इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में इट इज wrapped बाय लॉ, बिजनेस इज टोटली wrapped बाय लॉ। चारों तरफ क्या होगा? कानून ही कानून, जन्म से लेके डेथ तक। यस और नो? आपको कदम कदम पर क्या फॉलो करना पड़ेगा? कानून। लेकिन अनइनकॉर्पोरेटेड के फॉर्म में आपको ज्यादा लॉ की रिक्वायरमेंट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्या दोनों बात में समझ में आया? अब मान के चलिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए कहने लगा जी मुझे बिजनेस करना है। हमने कहा देखो बिजनेस करने के दो रास्ते हैं, कि कौन कौन से मैम? एक रास्ता 1 है, एक रास्ता 2 है। कहने लगा मैम रास्ता 1 क्या है? मैंने कहा रास्ता 1 में ये है कि आपका जो बिजनेस होगा वो लॉ के हिसाब से स्टार्ट होगा, और जब आप बिजनेस को आगे चलाओगे तो आपको लॉ की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, और अगर बंद करोगे तो अपनी मर्जी से नहीं बंद कर सकते, लॉ के हिसाब से ही बंद होगा। तो इट मींस उसने कहा तो मैम लॉ की कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है। हमने कहा बिल्कुल। तो मैम इसका फायदा क्या है? मैंने कहा इसका फायदा ये है कि अगर इन फ्यूचर आपको लॉसेस हो जाते हैं तो आपके पर्सनल एसेट्स को नहीं देना, आपके बिजनेस से ही रिकवर किए जाएंगे। अगर बिजनेस इनसफिशिएंट होगा, बिजनेस की एसेट्स इनसफिशिएंट होंगी, तो आपकी पर्सनल अंडरटेकिंग नहीं होगी, आपकी जो घर की प्रॉपर्टी है उससे पैसा रिकवर नहीं किया जाएगा। ये एक फायदा है। और नुकसान क्या है? देयर आर सो मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर देयर, और जब लीगल फॉर्मेलिटीज होती है तो प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा, और प्रोफेशनल को क्या करना पड़ेगा? प्रोफेशनल को बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, और जब प्रोफेशनल को हायर करोगे तो क्या पैसे देने पड़ेंगे? नहीं देने पड़ेंगे। आंसर इज यस। उसने कहा देखो मेरा तो बड़ा छोटा सा बिजनेस है, अभी तो मैंने जस्ट शुरुआत करी है, तो इट्स बेटर, मुझे ये वाला रास्ता पसंद नहीं आया। तो बताओ कौन सा रास्ता बताओगे? ऐसी स्थिति में हम बताएंगे भैया एक और रास्ता है। कि कौन सा? रास्ता नंबर 2। कि इसमें क्या होता है कि इसमें लॉ की फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है, आप सिंपल अंडरस्टैंडिंग से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। शटर ओपन किया, आम के पत्ते बांधे, चाय के कप डिस्ट्रीब्यूट किए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न स्वाहा, और बिजनेस क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। बिजनेस आगे नहीं चल पा रहा, शटर डाउन कर दिया, खत्म हो गया बिजनेस। इट मींस अब वो कहने लगा ये तो मैम बड़ा आसान है। मैंने कहा देख आसान तो बहुत है, लेकिन इसमें एक नुकसान है। बताइए क्या क्या नुकसान है? जल्दी बताइए। कि इन फ्यूचर अगर रिस्क बहुत ज्यादा है, इन फ्यूचर अगर तेरे को लॉस हो गया ना इस बिजनेस में,
तो तेरे घर के सामान भी चले जाएंगे, पर्सनल एसेट्स भी चली जाएगी। इट मींस हमने कहा देयर आर टू वेज, वन इज अ रास्ता नंबर 1, सेकंड वन इज अ रास्ता नंबर 2। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन दोनों रास्ते में? पहला रास्ता कहता है कि बिजनेस लॉ के हिसाब से होगा, बिजनेस लॉ के हिसाब से चलेगा और बिजनेस लॉ के हिसाब से ही बंद होगा। फायदा क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। फायदा क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा रास्ता नंबर 2 में क्या फायदा है? फायदा है नो लीगल फॉर्मेलिटीज, यस और नो। लेकिन नुकसान क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब पढ़ते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की बात करें तो इसमें पहला पॉजिटिव पॉइंट है बच्चों सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बोला मैंने जरा बताना? सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा फायदा क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा मैंने क्या बताया? लिमिटेड लायबिलिटी। नुकसान बताइए क्या है? नुकसान बताइए क्या है? नेगेटिव पॉइंट क्या नजर आ रहा है आपको? इट इज wrapped बाय लॉ। क्या बोला मैंने बताना? wrapped बाय लॉ और मोर लीगल फॉर्मेलिटीज। आगे देखिए क्या बोला इसने? मोर लीगल फॉर्मेलिटीज। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि यहां पे और इधर जो पॉजिटिव पॉइंट क्या है? लेस लीगल। पॉजिटिव पॉइंट क्या है इसका? लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है हम कह सकते हैं वो इसका नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, ये वाला बिजनेस कैसे बनता है? एग्रीमेंट से। और उसी के साथ अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। यहां पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती और इधर क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ये लाइव स्टूडेंट समझ में आ रहा है? हाँ जी जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए। How many rastas are there? There are 2 rasta. One is a rasta number 1. Second one is a rasta number 2. What is the positive point of rasta number 1? Separate legal entity. मतलब बिजनेस का बर्थ कैसे होगा? लॉ से। तो डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। नेगेटिव पॉइंट क्या है? wrapped by law और more legal formalities। सॉरी। अब देखिए जो रास्ता नंबर 1 है ना, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब मैं आपके इंस्टीट्यूट ओपन करके दिखाती हूं आपको। आपकी इंस्टीट्यूट कौन सी आप जानते हो? आपकी इंस्टीट्यूट, जो आपकी इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम लेती है, जिसके आप स्टूडेंट हैं, जिसके आप स्टूडेंट हैं और हम मेंबर हैं, जिसके आप स्टूडेंट हैं और हम उसके क्या है बच्चों? मेंबर है। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, आईसीएसआई। एक बार आईसीएसआई को ओपन करते हैं तभी आपको नॉलेज अच्छी होगी आपकी। ये लीजिए, मैंने आईसीएसआई आपके सामने ओपन किया। आप मुझे बस यहां पे ये लाइन पढ़िए पूरी ध्यान से, ये पूरी लाइन ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। आगे क्या लिखा हुआ है? इन परस्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ एमसीए। ये क्या लिखा हुआ है जरा देखना? स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। किसी भी बच्चे को इसका मीनिंग पता है? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? अब अगली बात सुनो। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये हुआ भैया, चिंटू जो है, जानते हो चिंटू कौन है? चिंटू जो है आपकी क्लास का एक डमी स्टूडेंट है, ठीक है, समझाने के लिए नाम है उनका क्या? चिंटू। तो जब भी मैं चिंटू की बात करूं आप समझ जाना। एक दिन क्या हुआ, चिंटू घर से निकले, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही बस मिली। आप क्या समझ रहे थे? मैंने कहा घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही उन्हें क्या मिली? एक बस मिली। वो बस में बैठे सीट ना मिली, बस में बैठे तो सीट ना मिली। ड्राइवर बोला, आगे बताओ। ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, और चिंटू बोला हट बदमाश। तो कोई बात नहीं, चिंटू फिर भी खड़ा रहा। आगे चल के एक अंकल बैठे थे, एक अंकल के पास चिंटू बैठा, और चिंटू जब अंकल के पास बैठा तो चिंटू अपनी आईसीएसआई की बड़ी मोटी मोटी किताबें लेके बस में ट्रेवल कर रहा है कोचिंग के लिए। अभी नया नया शौक है, क्योंकि नया नया एडमिशन लिया है, तो मोटी वाली बुक्स ले जाने बड़ा अच्छा सा लगता है, इंप्रेशन सा जाता है, और चिंटू बुक्स बस ऐसे ही रखता है। अब बराबर में जो अंकल बैठे थे, जैसे कि आप जानते हो जब कोई बैठा होता है तो कोई कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है।
अंकल ने पूछा कि बेटा कि हाँ आप क्या कर रहे हो, तो चिंटू का रिप्लाई सुन के अंकल जो है बड़े शॉक्ड हो गए। चिंटू ने कहा, आई एम डूइंग कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, इट इज वन ऑफ द इंडियाज टॉपेस्ट कोर्स, आफ्टर क्वालिफाइंग अ CS I become a statutory officer of company and fetching a salary of approximately 2 lakh rupees per month maybe, and you know it's a very toughest course of India, it's a wonderful course, after completing this course I have expert knowledge in a company law। अंकल हो गए दंग, अरे वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा कोर्स कर रहा है चिंटू तो भाई। अब उन्होंने पूछा वैसे कंपनी क्या होती है, कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अंकल तो दंग हो गए। अब हुआ क्या, अंकल ने पूछा बेटा ये जो आपकी बुक है कि हाँ उसके ऊपर ऐसे ही लिखा रहता है नीचे की तरफ, इसे ये लाइन लिखी रहती है बिल्कुल जो आपको नजर आ रही है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इन परस्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर जुरिसडिक्शन ऑफ MCA। अंकल ने पूछा इसका मतलब क्या है, देखो अंकल कि हाँ, कि देखो अंकल कि हाँ, कि अंदर कुछ भी पूछना बुक के बाहर मत पूछना, बस बाहर क्या लिखा है वो मुझे नहीं पता बट अंदर मुझे सब कुछ पता है। क्या आप ऐसे बोलोगे, ये केस आपके साथ कभी भी हो सकता है, आप बुक लेके बैठे हो उस पर लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब मैं इसकी लॉजिक पहले ही दिन आपको इसलिए क्लियर करना चाहती हूं क्योंकि हमें कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन 2 पार्ट में डिवाइड है, किस तरीके से, देखो पहले तो बिजनेस 2 पार्ट में डिवाइड थे, 2 रास्ते थे, एक रास्ता 1 और दूसरा रास्ता 2। रास्ता 1 क्या था, इनकॉर्पोरेटेड, रास्ता 2 क्या था, अनइनकॉर्पोरेटेड। रास्ता 2 का एग्जांपल है पार्टनरशिप फर्म, है ना, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म कैसे बनती है, एग्रीमेंट से, उसके अंदर क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसी तरीके से अब यहां पे देखिए, यहां पे 2 रास्ते हैं, एक है कंपनी एक्ट 2013, किसमें, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के 2 वेज है, एक है कंपनी एक्ट 2013 और दूसरा है सेपरेट एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। दूसरा मैंने क्या बताया, सेपरेट एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। अब ये जो कंपनी एक्ट 2013 की जो हम बात कर रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में बिजनेस करना चाहता है तो वो कंपनी एक्ट के तहत कर सकता है, यस और नो, किसके तहत कर सकता है, कंपनी एक्ट, मतलब कंपनी एक्ट के तहत कंपनी बनाएगा और कंपनी स्टार्ट कर देगा। दूसरी तरफ क्या है, सेपरेट एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, जिसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ICSI। It means ICSI is also doing business. ICSI जो बिजनेस कर रही है वो इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में कर रही है, सॉरी, इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में कर रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उन्हें कंपनी एक्ट के तहत बिजनेस नहीं कर रही, ICSI ने अपना एक सेपरेट एक्ट पास करा रखा है। कहां से पास करा रखा है, पार्लियामेंट से। इन्होंने अपना ही एक सेपरेट एक्ट पास करा रखा है, किसके थ्रू बताना जरा, पार्लियामेंट के थ्रू, और उसके थ्रू बिजनेस कर रही है। सॉरी। अब हम कह सकते हैं मैम इसके और कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, आंसर इज यस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ICSI, ICAI, LIC, इन सब ने क्या कर रखा है, अपना एक सेपरेट एक्ट पास करा रखा है, किसके थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू, और ये बिजनेस करते हैं। मैम क्वेश्चन नंबर 1, मैम जैसे सपोज करो मुझे कोई बिजनेस करना है, ठीक है, तो मैम क्या मैं भी कंपनी जो है वो सेपरेट एक्ट बनवा के स्टार्ट कर सकता हूं? नहीं समझे क्वेश्चन क्या है मेरा? सॉरी, ये कह रहा है कि मैम जैसे कि आप ये बोल रहे हो कि सेपरेट एक्ट पास करके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब कोई सेपरेट एक्ट पास करा लेता है तो उसको कंपनी एक्ट का पालन करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ सेपरेट एक्ट से बिजनेस करता है। मैम आप एक बात बताइए, जैसे मान के चलिए मेरा बहुत मन कर रहा है क्या करने का, बिजनेस करने का, तो मैम मेरा भी सेपरेट एक्ट पास हो सकता है पार्लियामेंट से? आप मुझे जवाब देके बताइए, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? बताइए, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव है या नहीं है आपके हिसाब से? आप बताइए, क्या इज इट पॉसिबल सेपरेट एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, इज इट पॉसिबल और फिजिबल? आंसर इज नो। तो सेपरेट एक्ट पार्लियामेंट से कैसे पास होता होगा, सोच के बताओ, सेपरेट एक्ट पार्लियामेंट से कैसे पास होता होगा? सेपरेट एक्ट पार्लियामेंट कब पास करता होगा? जब लगता होगा कि ये एक्ट बनाने के बाद जो भी काम होगा
उससे हमारे समाज को एक्सट्रीम फायदा होगा, एक बड़े लेवल पर फायदा होगा, बिजनेस को फायदा या हमारी कम्युनिटी को कोई फायदा होगा। मैम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आईसीएसआई का एक सेपरेट एक्ट पास हुआ, उससे क्या फायदा हुआ? आईसीएसआई आप देख रहे हो हर साल कितने सारे प्रोफेशनल्स इन परस्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस हैविंग अ डीप नॉलेज इन कंपनी लॉ, जो कि कॉर्पोरेट में जाके सीएस अपॉइंट होता है, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट होता है। आप जानते हो सीएस का क्या काम होता है? अब आप जल्दी जल्दी चीजें कैच करोगे, बताओ सीएस का क्या काम होता है? कि जो भी कंपनी चल रही है, आइदर कंपनी इज टू बी रन इन अकॉर्डेंस विद लॉ और नॉट, यस और नो। अगर लॉ के हिसाब से चलेगी तो जिस लोगों का पैसा कंपनी में आया हुआ है, क्या उनके साथ चीटिंग हो सकती है? क्या फ्रॉड हो सकता है? इट मींस व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी? टू एडर ऑल द प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल टू द कंपनी, यस और नो। जितने भी कानून कंपनी के ऊपर लगते हैं उनका पालन करने की जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी सेक्रेटरी की। अब जितने भी ज्यादा कानून पालन होंगे उसका फायदा क्या मिलेगा? कंपनी लॉ के हिसाब से चलेगी, और कंपनी लॉ के हिसाब से चलेगी तो आम जनता को नुकसान नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, चीटिंग नहीं होगी, स्कैम नहीं होगा। तो इट मींस गवर्नमेंट क्या बोलती है? आपने देखा होगा भगवान जब भी कभी कोई खबर मंगवानी होती है तो आपने कोई सीरियल वगैरह देखा होगा तो उसमें होता है नारायण नारायण नारायण, सुना है कभी? नारायण नारायण। तो इसी तरीके से सीएस भी यही है। सीएस जो है भगवान के दूत बन के कंपनी में, गवर्नमेंट के दूत बन के कंपनी में काम करते हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं कि ये जो कंपनी चलेगी लॉ के हिसाब से चलेगी और इसमें जिसका जितना भी पैसा इन्वॉल्व है उसको हार्म नहीं होगा। क्लियर, ऑल क्लियर। अब बताओ क्या ये एक्ट पास करने से कोई फायदा मिला कि नहीं मिला? यस, क्या फायदा मिला? बताओ क्या फायदा मिला? जल्दी बताइए ना, क्या फायदा मिला? कि ये फायदा मिला कि अब जितनी भी कंपनीज होंगी उनमें कंपनी एक्ट का पालन होगा, चेकिंग होगी, और ये काम कौन करवाएगा? कंपनी सेक्रेटरी। इससे आम जनता को रिटर्न मिलेगी, ज्यादा कंपनीज चलेंगी, लोगों का विश्वास कंपनी के ऊपर ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा हमारे देश की क्या होगी? तरक्की होगी। तो इसीलिए क्या पास किया गया होगा? सेपरेट एक्ट। तो क्या विदाउट एनी लॉजिक सेपरेट एक्ट पास हो सकता है? आंसर इज नो, नेवर एवर। बिना किसी लॉजिक के सेपरेट एक्ट पास नहीं किया जा सकता। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? Yes, anybody having any doubt? No doubt. May I proceed for next? So rewind कर दे एक बार, बैक गियर लगा दे। हाँ, बैक गियर चले, पीछे पीछे वाला गियर लगा के आगे बढ़े। चलिए, तो पीछे वाला गियर लगा के आगे बढ़ोगे तो जल्दी से मुझे बताइए कंपनी कितने शब्दों से बना है? आवाज आनी चाहिए। अब कंपनी कितने शब्दों से बना है? कंपनी 2 शब्दों से, कम प्लस पनीस। कंपनी का बर्थ कैसे होता है? तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ओके, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न व्हाट? To earn profit. And there are 2 ways. One is a Rasta number 1, second one is a Rasta number 2. If you are concerning about the Rasta number 1, Rasta number 1 है हमारा incorporated association। क्या बोला मैंने? Incorporated association। Rasta number 2 unincorporated association। Incorporated association का पहला फायदा separate legal entity, दूसरा फायदा लिमिटेड लाइबिलिटी, तीसरा नुकसान wrapped by law and more legal formalities। उसी के साथ अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की बात करें, लेस लीगल formalities। नेक्स्ट फायदा एग्रीमेंट, देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर? अच्छा, रास्ता नंबर 1 क्या अगेन 2 पार्ट में डिवाइड है? आंसर इज यस। जैसे कि कंपनी एक्ट 2013 एंड अ सेपरेट एक्ट पास बाय पार्लियामेंट। क्या हम इसको बोल सकते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? बताइए, क्या हम इसको बोल सकते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? तो अब देखिए कंपनी एक्ट 2013 की बात करें, फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या बोला मैंने? एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। ओके, सेपरेट एक्ट पास बाय पार्लियामेंट को हम बोल सकते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्या बोला मैंने जरा बताना? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब और आगे चलते हैं नाउ बच्चों। अच्छा, तो अब हम चलते हैं किसकी ओर? डेफिनेशन की ओर। अब जो डेफिनेशन है, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हो कि all definitions under company act
इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। जितनी भी डेफिनेशंस है वो सारी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन नंबर 2। नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 20, क्या बोला मैंने? सेक्शन 2 क्लॉज 20, 0 टू हीरो तो 2 0, बोल सकते हैं ना, 0 टू हीरो तो 2 0। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर डिफाइन है आपकी कंपनी। क्या डिफाइन है? कंपनी। जितनी भी डेफिनेशन मैंने कहा सेक्शन नंबर 2 में, तो 20 याद करने का बहुत ही आसान तरीका कैसे बताना जरा? 0 टू हीरो तो 2 0। कैसे याद किया? कोई भी व्यक्ति 0 से क्या बनना चाहता है? हीरो। तो 0 टू हीरो तो 2 0। आर यू गॉट द पॉइंट? यस। लाइव स्टूडेंट्स हैविंग एनी डाउट? लाइव वाले बच्चे जल्दी से बताइए, आपको कोई दिक्कत? आगे बढ़े जी, आगे बढ़े। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यस, मे आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? ओके। अच्छा, अब मुद्दा यहां पे ये उठता है, कंपनी मीन्स अ कंपनी। कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जो फॉर्म हुई है और रजिस्टर हुई है अंडर क्या? कंपनी एक्ट 2013। कहां पे फॉर्म और रजिस्टर हुई है? कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। आगे मैंने क्या बोला? एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अब मुद्दा उठता है कि प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या है ना? एक तो बोल दिया कि वो कंपनी जो किसके तहत रजिस्टर हो रही है? कंपनी एक्ट 2013। और आगे फिर क्या यूज किया वर्ड? और। क्या वर्ड यूज किया जरा बताना, जल्दी बताओ, क्या वर्ड यूज किया? और। एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, कोई अदर प्रीवियस कंपनी लॉ की भी बात कर रहा है। अच्छा जी, जो अदर प्रीवियस कंपनी लॉ की हम बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस कंपनी लॉ में कौन सा था? इससे पहले लॉ था 1956। कौन सा था? 1956, जिसमें मैं कंपनी सेक्रेटरी बनी हूं। 1956। ओके। सो 1956 मैम कितने दिन पहले खत्म हो गया? ये 2013 से पहले तक वही था, है ना? 2013 से पहले वही था 1956, और 1956 के बाद नया एक्ट आया 2013। अच्छा, आपको सोच के बताओ, जब कंपनी एक्ट 1956 होगा तो वहां पर कंपनी की जो डेफिनेशन होगी वो किस तरीके से होगी? सोच के बताना, ऐसे पूछ रही हूं मैं। वेरी गुड। और कंपनी एक्ट 1956 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। बिल्कुल सही, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए, बहुत अच्छा जवाब दिया। यस, 1 2 3 एंड गो। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अभी जैसे जहां पर कंपनी एक्ट 2013 लिखा है उसकी जगह पहले क्या लिखा हुआ होगा? कंपनी एक्ट 1956 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने कहा कोई भी कंपनी आज की डेट में इंडिया में जो बनेगी वो किसके हिसाब से बनेगी? बताओ जल्दी से। 2013। और पहले से अगर कोई कंपनी बनी हुई है तो वो भी इसी कंपनी में आ जाएंगी। अब मैं यहां पे स्ट्रिक्ट तरीके से आपको एक पॉइंट समझाती हूं। अगर स्ट्रिक्ट तरीके से आप पॉइंट समझो तो थोड़ा सा लॉजिक आपको ये समझना पड़ेगा। आपको लॉजिक कुछ इस तरीके से समझना पड़ेगा कि यहां पे कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है? और कंपनी को चलाने के लिए कौन सा कानून है? कंपनी एक्ट 2013। अब एक बात हमें समझ में आई कि कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद पिक्चर में से क्या आउट हो गया होगा? बताओ। कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद पिक्चर में से क्या खत्म हो गया होगा? कंपनी एक्ट 1956। एंड देयर आर सो मेनी कंपनीज आर देयर जो किसके तहत बनी होंगी? कंपनी एक्ट 1956। अब जितनी भी कंपनीज इंडिया के अंदर है उनको चलाने के लिए कौन सा कानून का पालन करना पड़ेगा? अभी जितनी भी कंपनीज है वो किसके हिसाब से चलती है? कंपनी एक्ट के हिसाब से। अब ऑल ओवर इंडिया जो भी कंपनी हमें चलानी है, देखो कंपनी बनाने से लेकर और कंपनी को बंद करने तक क्या फॉलो करना पड़ता है? कंपनी एक्ट। अब यहां पे आपको अपने ब्रेन को थोड़ा शार्प करना पड़ेगा और थोड़ा सा डीप में जाके सोचना पड़ेगा। जो भी कंपनी है वो किसके नियम से चलेगी? बताओ ना, कंपनी एक्ट के हिसाब से। अभी आज की डेट में कौन सा एक्ट है? कंपनी एक्ट 2013। समझ आ रही है बात? अब कंपनी एक्ट 2013 है, ठीक है भैया जी, समझ में आ गया, कंपनी एक्ट 2013 है। मुद्दा उठता है यहां पे, साफ साफ एक बात हमारे सामने ये आती है कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज होंगी जो 1956 के तहत बनी होंगी। यस और नो?
अब जैसे 2013 पिक्चर में आया होगा तो पिक्चर में से क्या चला गया होगा? 1956। तो आज की डेट में इकलौता एक्ट कौन सा बचा हुआ है? कंपनी एक्ट 2013। तो चाहे नई कंपनी हो या पुरानी कंपनी हो, पुरानी बोले तो किसको बोल रही हूं मैं? कंपनी एक्ट 1956 वाली को। तो चाहे नई कंपनी है या फिर पुरानी कंपनी है, दोनों कंपनी किसके हिसाब से चलेंगी? कंपनी एक्ट 2013। अब मैं एक बात बोल रही हूं, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी। अब थोड़ा सा आपको डीप में जाना पड़ेगा। मैंने बोला दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी। अब जैसे मैंने कहा ये सेक्शन हर एक कंपनी पे लगेगा। अब कंपनी का मतलब क्या? कंपनी का मतलब क्या है? यहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, क्या है कंपनी का मतलब? उन्होंने कहा कंपनी का मतलब है वो कंपनी। अब बताओ कौन सी वाली कंपनी? वो कंपनी जो 2013 के तहत बनी है, या फिर बोलो ना आगे, या फिर 1956 के तहत बनी है। अच्छा अब ये सोचो, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, मुझे आपके बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग करने हैं। अब अगली बात ये सोचो कि अगर यहां पर ऐसा नहीं लिखा होता, अगर यहां पर ये वाली बात नहीं लिखी होती, सिर्फ लिखा होता कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 फुल स्टॉप, और फिर आगे चल के कहते हैं दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, तो क्या इसमें पुरानी कंपनी कवर होती? बताइए ना। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी। अब कंपनी के अंदर तो सिर्फ कौन सी कंपनी लिखा है? नई वाली कंपनी, पुरानी कंपनी तो है ही नहीं। तो क्या उसके ऊपर 2013 लागू होता? सोच के बताइए ना। तो फिर तो ऐसा करना पड़ता कि जो नई कंपनी है उसके लिए 2013 एक्ट है, जो पुरानी कंपनीज है उनके लिए, बोलो ना, उनके लिए क्या है? 1956 एक्ट है। इज इट पॉसिबल, इज इट फिजिबल? टू एक्ट्स आर रन साइमल्टेनियसली। क्या ऐसे संभव था? तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला? बताओ, इसीलिए इन्होंने क्या बोला? बताइए जल्दी से। इसीलिए इन्होंने कहा भैया कि हमें जो है यहां पर कंपनी की ब्रॉड डेफिनेशन देनी पड़ेगी, कंपनी की ब्रॉड डेफिनेशन देनी पड़ेगी, और कंपनी के अंदर दोनों तरीके की कंपनीज कवर करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी जरा बताना? न्यू कंपनी, बताओ क्या लिखा है यहां पे? न्यू कंपनी प्लस ओल्ड कंपनीज। इट मींस जहां भी कहीं लिखा हो दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, इट मींस इट्स वेरी क्लियर कि अब जो है ये सेक्शन जो है वो सभी कंपनीज पे लगेंगे, चाहे कोई पुरानी कंपनी है या फिर कोई नई कंपनी है। क्या ये लॉजिक समझ में आया? अब यहां पे कोई दिक्कत हो तो बताओ। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? आपको सिर्फ ये नहीं समझना ये क्या है, आपको ये भी समझना है ये क्यों है। क्या आपको ये बात समझ में आई कि यहाँ पे 1956 वाली कंपनीज कवर क्यों करी? क्योंकि देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, जर्नी इतनी आसान नहीं है, जर्नी बहुत लंबी है। आपने शायद मेरी एक वीडियो पता नहीं देखी है नहीं देखी है, बट मेरे हिसाब से वो वीडियो सभी बच्चों को, सीएस स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए। सीएस कोर्स की कड़वी सच्चाई, कितने बच्चों ने देखी है यहाँ पे? सीएस कोर्स की कड़वी सच्चाई। आपने उस वीडियो से क्या सीखा? मैंने उसमें क्या चीज बताई है? मैंने उस वीडियो को बनाने का मेरा तात्पर्य यह है कि कोई भी बच्चा अगर सीएस स्टार्ट करना चाहता है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखे, क्योंकि अगर उस वीडियो को उसने बहुत डीपली, बहुत तरीके से देख लिया ना, तो वो जिंदगी में कभी कोई मिस्टेक नहीं करेगा, और उसकी अगर वर्थ होगी तो वो ज्वाइन करेगा, और वर्थ नहीं होगी तो वो ज्वाइन नहीं करेगा। इस कोर्स के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, इस कोर्स के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके 40% मार्क्स हैं, आपके 50% मार्क्स हैं, आपके 55% मार्क्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपके कितने परसेंट मार्क्स है, डजंट मैटर। आप इस कोर्स में एंट्री लेना बड़ा आसान है। अब जब इस कोर्स में कोई भी एंट्री ले लेता है, एंट्री उसने ले ली, तो एंट्री लेने के बाद उसको ऐसा लगता है कि बस मैं सीएस बन गया, और वो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। गलती इसलिए होती है कि सीएस कोर्स नहीं है आसान। मेरे साथ साथ बोलना, सीएस कोर्स नहीं है आसान, आग का दरिया है और डूब के जाना है। क्या बोला मैंने? आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब आग के दरिया में डूबकर तो वही जा सकता है जो लोहे के कपड़े पहनता हो।
आप लॉ के स्टूडेंट है, डीप इंटरप्रिटेशन करते हैं ना। हमने कहा सीएस कोर्स नहीं है आसा, आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब आग में डूब के तो वही निकल सकता है जो लोहे के कपड़े पहनता हो, क्योंकि जो लोहे के कपड़े नहीं पहनता होगा वो तो जल जाएगा। अब लोहे का मतलब यहाँ पे क्या है? लोहे का मतलब ये है कि आपके ऊपर गर्मी, सर्दी, धूप, छाव, ठंड, गर्मी, शादी, फंक्शन, ब्याह, वट एवर भी आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जितना आपको नजर आ रहा है इजी, उतना इजी तो नहीं है। मैं सिंपल सी बात बोल देती हूं, अगर इतना ही आसान होता तो 1980 से लेके अभी तक सिर्फ इतने बच्चे कंपनी सेक्रेटरी नहीं बनते। इतनी एक बात तो साफ है कि दिस इज नॉट एन इजी कोर्स, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी, पेशेंस। अगर ये सारी चीजें आपके पास है, देन ओनली यू आर द, हम कह सकते हैं, कॉम्पिटेंट गाय टू डू दिस कोर्स। पेशेंस की बहुत जरूरत है, बहुत पेशेंस की इसलिए जरूरत है, CSEET इज जस्ट अ एंट्रेंस, इज जस्ट अ फाउंडेशन, इज जस्ट अ एंट्री लेवल, घुसाने के लिए, चक्रव्यूह में अंदर घुसाने के लिए अच्छा तरीका है। अब तुम अंदर घुस तो जाओगे, लेकिन तुम्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बच्चों, यू आर राइट नाउ, यू आर ऑन वेरी चार्मिंग स्टेज। आप एक ऐसी जगह खड़े हो, इस समय तुम्हारी आयु 18 साल है, आई एम राइट ना? 17-18 साल के होंगे तुम, ज्यादा 19 साल के होंगे, 29 साल का तो कोई नहीं है यहाँ, 18 साल के होंगे। 18 साल से लेके 28 साल, ये 10 साल आपकी जिंदगी के बेहतरीन साल है। ये 18 साल से लेके 28 साल, अभी आपके साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो सिर्फ ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद एक बड़ा काम करेंगे, वो होगी शादी। तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आपके जैसे हैं, जो हार्डवर्क करेंगे और कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे। आप में और जो बच्चे नॉर्मल कोर्स कर रहे हैं, उनमें 10 साल के बीच में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। देखा जाएगा तो आप ही स्ट्रगलिंग पोजीशन में होंगे, वो बड़ी अच्छी पोजीशन में होंगे। बड़ी अच्छी पोजीशन में कैसे होंगे? टाइमली शादी हो जाएगी, टाइमली नया लहंगा आ जाएगा, नई ड्रेस आ जाएगी, नए कपड़े होंगे, हो सकता है शादी में गाड़ी भी मिल जाए, घूम भी रहे होंगे, वो कहीं ट्रिप पे भी जा रहे होंगे। तो ये 10 साल जो होंगे आपकी जर्नी के, ये 10 साल में आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बल्कि वही कैसी पोजीशन में होंगे? बेटर पोजीशन, एंड यू आर ऑन स्ट्रगलिंग पोजीशन। मे भी हो सकता है आप सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम दे रहे हो और आपकी जो सहेली है वो मनाली घूम रही हो, इट मे बी पॉसिबल, यस और नो। लेकिन बच्चों, 10 साल के बाद, जिस समय तुम 28 साल एज पूरी करके यू आर एंटरिंग इन द 29th ईयर, उसके बाद जो आप एक स्पीड पकड़ोगे, आपकी जो स्पीड होगी वो नेवर एंडिंग स्पीड होगी, और उनकी जो स्पीड होगी वो वहां रुक जाएगी। नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला? आपकी जो स्पीड जाएगी वो एक हाई स्पीड प्रोग्रेस होगी और उनकी एंडिंग प्रोग्रेस होगी। आपकी प्रोग्रेस की कोई लिमिट नहीं होगी, आपके एसेट्स के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगा, आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगा, और उनका कोई लाइफ स्टाइल नहीं होगा। अब इस 10 साल के अंदर जो है, मैंने आपके लिए 10 साल इंपॉर्टेंट क्यों बोले? क्योंकि देखो, आप ऐसे तो नहीं बहुत छोटे बच्चे हो, मैच्योर स्टूडेंट्स हो। मैंने 10 साल आपके लिए इसलिए बोले कि अभी आप सब एक पोजीशन पे खड़े हो। यहां से जो रास्ता जा रहा है, एक रास्ता जा रहा है सीएस कोर्स की ओर और एक रास्ता जा रहा है बाहर की ओर, जो बहुत आसान है। हमारा जो दिमाग होता है वो हमेशा हमें सेफ जोन में ले जाता है। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आप CSEET का पहली बार एग्जाम दे रहे हो, लेकिन मैं जो हूं 2020 से, तो बच्चे एक साल में 4 बार पेपर देते हैं, तो 2020 से आप अभी 23 चल रहा है, आप देख लीजिए, अगर 4 साल हो गए, 16 बार तो CSEET हो गया। उससे पहले 2012 से 2012, 13, 14, 15, इतना लंबा एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारा जो दिमाग होता है वो सेफ जोन में ले जाता है। कैसे? आप कई बार अपने फोन में अलार्म सेट करना कि मुझे सुबह 5 बजे जगना है, अलार्म जरूर बजेगा, लेकिन आपका दिमाग बोलेगा 5 मिनट सो जा, 10 मिनट सो जा, 15 मिनट बाद पक्का जगना है, 20 मिनट बाद पक्का जगना है। ये सो नो, आपकी और आपके बिस्तर की जबरदस्त लड़ाई होगी। बिस्तर बोलेगा तू सो जा, आप बोलोगे नहीं सोना, वो बोलेगा सो जा, आप बोलोगे नहीं सोना, और लास्ट में स्थिति ऐसी बनेगी कि आप सो जाओगे, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा हमें सेफ जोन में ले जाता है, आसान जगह ले जाता है। अगर आपने अपने जीवन में कठिन नियम बनाए
तो जीवन आसान होगा, और नियम कठिन नहीं होंगे तो जीवन उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिस समय मैंने सीएस ज्वाइन किया था, मैं भी आप ही की तरह एक छोटी सी बच्ची थी 18 साल की, मैंने भी सीएस फाउंडेशन ज्वाइन किया था, मैंने भी इस कोर्स की स्टार्टिंग करी थी। मेरे साथ के ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने कुछ भी नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन या कुछ अदर कोर्स किया। उस समय मुझे भी फील होता था यार मैं अपने पेरेंट्स से अलग यहाँ पे रह रही हूँ, पैसा भी खर्च हो रहा है, कभी कभी मन भी नहीं लगता था। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा लगेगा यार कहाँ फंस गए हैं यार, इतना मुश्किल कोर्स है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। देयर आर सो मेनी स्ट्रगल्स आर देयर, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, जो मेरे दिमाग में एकदम साफ थी और मेरा दृढ़ संकल्प था कि इफ आई हैव वर्थ टू ज्वाइन सीएस, आई हैव वर्थ टू फिनिश सीएस, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन। मैंने अपने दिमाग में कमांड दे ली थी, मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेटिव ऑप्शन है ही नहीं। मैं चाहती हूं मेरा हर एक बच्चा अपने माइंड में यही कमांड दे कि सीएस के अलावा देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन इज देयर। अब मेरी जिंदगी में इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जब हम अपने दिमाग को इस तरीके की कमांड दे लेते हैं तो हमारा जो माइंड है वो सही दिशा में काम करता है। नहीं तो वो सोचता है यार छोड़, इसमें एक बार क्लियर नहीं हुआ कुछ और कर लेते हैं। देखो एक बार क्लियर नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्लियर ना होना सीएस नहीं बनना थोड़ी ना। सीएस अगर इतना ही आसान और क्लियर ना हो तो एक साल में 4 बार पेपर क्यों है या एक साल में 2 बार पेपर क्यों है? मानते हैं कोर्स टफ है, लेकिन उसी के हिसाब से आप एक बात बताइए, अगर किसी व्यक्ति की बीमारी ज्यादा है तो दवाई ज्यादा खानी पड़ती है ना, अगर बीमारी छोटी है तो दवाई कम खानी पड़ती है। अगर कोर्स का पैटर्न बड़ा है, अगर कोर्स टफ है तो उसी के हिसाब से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, दैट्स वेरी सिंपल। और ऐसा नहीं है कि लोग सीएस नहीं बनते, मैं आपके सामने एग्जांपल हूं, सीएस बनते हैं और सिर्फ 21 साल की उम्र में उस समय, अब तो फिर भी टाइम कम हो गया है, उस समय टाइम भी ज्यादा था, तब भी मैंने 21 ईयर्स की एज में क्वालिफाई किया। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं बनते, लेकिन दिमाग में आपका टारगेट सेट होना चाहिए कि आई हैव नो अल्टरनेटिव ऑप्शन इज हियर, मुझे सीएस करना ही करना है और आपको मन लगाना पड़ेगा। और हमारा किसी चीज में मन तब लगता है जब हमारा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करता है। यस और नो? माइंड को आपको पॉजिटिव कमांड देनी पड़ेगी, स्ट्रगल्स होंगे, हर्डल्स होंगे, हार्डवर्क करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, वो जिंदगी का पार्ट होती है, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में मूव ऑन करते जाना है। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि जो लोग ज्यादा बड़ा ऑप्शन ऑप्ट करते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो छोटा ऑप्शन ऑप्ट करते हैं उनको छोटी प्रॉब्लम आती है। मैंने आपको कहा कि आपकी जिंदगी के 10 साल बहुत कीमती हैं। 10 साल कीमती क्यों है? क्योंकि इन्हीं 10 साल के दौरान 3 साल आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने में लगेंगे, 3 से 4 साल, जो कि आपकी जिंदगी की सबसे कीमती समय होगा। और ये वाला कीमती टाइम अगर तुमने इस कोर्स को दिया तो डिग्री आपके पास होगी। 3 से 4 साल की उम्र में जब कोई ये सोचता है कि ग्रेजुएशन के बाद कुछ और करने की सोचते हैं, उस समय आपके हाथ में एक प्रोफेशनल कोर्स होगा, एक प्रोफेशनल डिग्री होगी। उसके बाद जब आप सीएस बन जाओगे तो मोटिवेशन आ जाएगा, आप आगे मूव करोगे, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने कोर्स के लिए आगे मूव करोगे। तो अगले 2 साल में आप किसी कंपनी में सेटल होगे। साल कितने हो गए? 5 साल के बाद आप एक अगले टारगेट की ओर बढ़ोगे कि हमारा बच्चा अब सेटल हो चुका है, अब इसकी शादी की ओर ले जाते हैं। ये बात आप सभी बच्चों को पता है। अगर आप प्रोफेशनली क्वालिफाई होगे तो यू आर सेटल इन अ वेरी हाई क्लास फैमिली। आई एम राइट और रॉन्ग? अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, आप एक अच्छे कोर्स करके बैठे हुए हो, तो इट मीन सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक बड़ी डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है देयर इज गुड ऑप्शंस आर देयर, है ना। एक अच्छी फैमिली आपको मिलेगी, एक अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा, आपके लेवल का पार्टनर होगा, और उसके बाद अगले 3 साल के अंदर आप वेल सेटल हो चुके होंगे। वेल सेटल जिसे बोलते हैं, गॉट द पॉइंट? तो बताइए कितने साल आपकी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट है? बताइए जल्द से, कितने साल? 10 साल। 18 साल से लेके 28 साल। 28 साल की उम्र में आइदर यू बिकम अ सीईओ और सीएफओ ऑफ अ कंपनी, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ काम करना रहेगा, स्ट्रेस नहीं लेना रहेगा। काम इन द सेंस, देखो काम तो आज मैं भी कर रही हूं, आप भी कर रहे हो, लेकिन अभी आपको आपका जो रास्ता है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेरी रोड बन चुकी है, मुझे पता है मुझे यहां आना है, मुझे डेली पढ़ाना है और जाना है, मेरी एक सोर्स ऑफ इनकम है, मेरी एक फिक्स इनकम है, बहुत सारी चीजें होती है, मेरा एक वेल सेटलमेंट है, टचवुड। लेकिन आप अभी क्या है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको भी अपने आप को प्रूव करना है। आपको पता है आपके ऊपर किस दिन विश्वास होगा? पेरेंट्स को मैं बताती हूँ किस दिन विश्वास होगा। जिस दिन आप सीएस कंप्लीट करने के बाद आपकी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, एमओएसओपी बोलते हैं,
1 डे प्रोग्राम होता है। बेसिकली ओरिएंटेशन कह सकते हैं कि हम एक प्रोग्राम कह सकते हैं जिसमें आपके पेरेंट्स को इनवाइट किया जाता है। बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, इट में भी जज भी हो सकते हैं, काउंसिल मेंबर्स होते हैं इंस्टीट्यूट के, और वहां पर वो आपके पेरेंट्स को बोलते हैं इस बात को कि आपके बच्चे ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपने एक बच्चे ने एक बहुत बड़ा कोर्स किया जो बहुत मुश्किल कोर्स था, आप एक अच्छे से वार्डरोब में होता है, एक ब्लैक कलर का कोट होता है ना, टोपी होती है, वो आपको पहनाया जाएगा और उसके बाद आपको वहां डिग्री दी जाएगी। उस दिन आपके पेरेंट्स को विश्वास होगा यार बच्चे की बात में दम है, उस दिन आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। तो देखिए हमें ट्रस्ट जो है वो बनाना पड़ता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है। तो अभी का टाइम आपके लिए, अभी तो आप बहुत मोटिवेटेड होंगे, आपने एक नया कोर्स ज्वाइन किया है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आपका इस तरीके का मोटिवेशन उस दिन तक रहे जिस दिन तक आपका कोर्स कंप्लीट हो। जितने भी बच्चे सीएस ज्वाइन करते हैं उसमें से 80% बच्चे डिमोटिवेट होके क्विट कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि क्लियर नहीं हुआ। क्लियर ना होना इज अ पार्ट ऑफ सीएस कोर्स, गॉट द पॉइंट। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका क्लियर ना होना ये नहीं है कि आप सीएस नहीं बने, होना या नहीं होना वो एक अलग चीज है, हमारा काम है सिर्फ पढ़ाई करना। ओके, गॉट द पॉइंट। सो अगर हम बात करें, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो है कॉन्सेप्चुअल किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। ओल्ड कंपनी, साथ में क्या बोला, न्यू कंपनी। यहाँ पे ओल्ड कंपनीज को कवर क्यों किया गया, उसके पीछे क्या लॉजिक था, बताइए, बताओ ना, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि ओल्ड कंपनी भी साथ में रखा और साथ में न्यू कंपनीज भी कवर किया। व्हाट इज द लॉजिक? क्योंकि अगर ऐसा यहां पर नहीं होता तो हमारी जो पुरानी कंपनीज चल रही है उनको चलाने के लिए एक अलग से एक्ट की जरूरत है। आज के डेट में सिर्फ एक ही एक्ट है, दैट इज नॉन एज कंपनी एक्ट 2013, और उसी के तहत कंपनीज क्या होती है, रेगुलेट की जाती है। बताइए, ये चीज क्लियर होगी। सेक्शन कौन सा, सेक्शन 2 क्लास 20। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोला मैंने, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। इस लाइन को मुझे समझाने के लिए अगले 15 मिनट लगेंगे, मैं पढ़ाने को बस ऐसे पढ़ा सकती हूँ, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पर्सन। इसकी कनेक्टिविटी हमारे एक एक्ट के साथ है और वो एक्ट मुझे आपको पढ़ाना है, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या बोला मैंने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कौन से, दोबारा से बताइए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा। क्या, जरा देखिए, वहां पे एक बात लिखी है कि हर एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, हर एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो साउंड माइंड है, मेजर है, ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है। लेकिन वहां लिखा है एवरी पर्सन। अब पर्सन में दोनों आ जाते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल एज नेचुरल पर्सन। मतलब आर्टिफिशियल पर्सन भी कवर हो रहा है और साथ में नेचुरल पर्सन भी कवर हो रहा है। आपने जब क्लास 12 पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि एक्स लिमिटेड हैविंग ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख, इशूड कैपिटल 10,000, देखा था आपने। तो उसमें क्या होता है, जो भी व्यक्ति कंपनी के शेयर्स होल्ड करता है, जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन कंपनी के शेयर होल्ड करता है तो उसका और कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या बताया मैंने, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब वो शेयर होल्ड कौन कर सकता है, जैसे एक्स लिमिटेड है तो एक्स लिमिटेड के अंदर वाई लिमिटेड भी शेयर ले सकती है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी कर सकता है। कौन कौन, जल्दी बताओ। आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है और नेचुरल पर्सन भी हो सकता है। दीज आर द बेसिक लॉजिक्स एक्चुअली। अब आप बताइए, कंपनी इज एन एसोसिएशन क्या है, बोथ, क्या क्या बताइए, आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल एज नेचुरल पर्सन। तो एनालिसिस करके बताया, क्या एनालिसिस करा, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। एक्स लिमिटेड के अंदर जो मेंबर है, मतलब शेयर होल्डर, कौन कौन बन सकते हैं, वाई लिमिटेड भी हो सकता है और जेड लिमिटेड भी हो सकता है और मिस्टर ए भी हो सकता है। क्या मैं सही कह रही हूं, मिस्टर ए भी शेयर ले सकता है, जेड लिमिटेड ले सकती है, ए लिमिटेड ले सकती है। ओके, अब हम अगले पॉइंट की ओर चलेंगे और आपको एक ही लाइन याद करनी है बस, फीचर्स ऑफ कंपनी। और फीचर्स ऑफ कंपनी याद करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, सेट फॉर पिक। क्या बोला मैंने, एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, P for perpetual succession, I for incorporated association, C for capacity to sue and be sued। एक बार फिर से रिपीट करें, SAT, SAT मतलब set for pick।
अब जिंदगी में तमाम जिंदगी आप ये फीचर्स नहीं भूल सकते, अगर आप अलग अलग याद करते तो शायद भूल जाते। तो इस तरीके की टेक्निक से जब हम पढ़ते हैं तो हमारी चीजें क्या हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती है। ये जो टाइम है जिस समय में आप ज्वाइन कर रहे हो, दिस इज अ टाइम ऑफ स्मार्ट वर्क, नॉट ओनली द हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। ये एक ऐसा दौर है जो खाली हार्ड वर्क करने से काम नहीं चलेगा। हार्ड वर्क तो भैया मजदूर सबसे ज्यादा करता है ना, इतनी धूप में काम करता है और 500 रुपए मिलते हैं ना, 500 रुपए। कंपनी का सीईओ होता है, हो सकता है एक दिन के 10,000 रुपए लेता हो। बहुत सारे लोग कंसल्टेंसी देते हैं, घंटे के 2,000 रुपए ले लेते हैं, 3,000 रुपए ले लेते हैं। तो इट मीन्स खाली हार्डवर्क करने से काम नहीं चलेगा, हार्डवर्क के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क। तो ये सारे फीचर्स को याद करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका, एक बहुत ही आसान टेक्निक है, दैट इज द सैट फॉर पिक। एस फॉर व्हाट, सेपरेट लीगल एंटिटी, A for artificial person, T for transferability of share, P for perpetual succession, I for incorporated association, C for capacity to issue and be issued। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कहता है जो कंपनी की एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है। हमने कहा किससे, अपने मेंबर से, अपने डायरेक्टर से। मेंबर हम किसे बोल रहे थे, पर्सन हु होल्ड द शेयर। अब मैं यहाँ पे एक अंतर भी बताती हूँ आपको, कई बार हम उसे शेयर होल्डर बोल सकते हैं, कई बार मेंबर बोल सकते हैं। एक्चुअली कंपनी ना अपने यहाँ पे एक रजिस्टर बनाती है, ये सारी डिटेल बातें आप कंपनी एक्ट के अंदर पढ़ोगे जब एग्जीक्यूटिव में आओगे। कंपनी को अपने यहाँ पे एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है जिसके अंदर जो भी व्यक्ति शेयर होल्ड करता है उसका नाम लिखना पड़ता है, उसे बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर। क्या बोलते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने शेयर होल्ड कर रखा है और साथ में उसका नाम रजिस्टर में भी एंटर है तो वो मेंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बताइए क्या बोला मैंने, मेंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, मेंबर। तो मेंबर एंड शेयर होल्डर बोथ आर द सेम थिंग। एक लेवल तक अभी आप इतना ही समझ सकते हो, आगे चल के जब मैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वगैरह बताऊंगी तो और बताऊंगी। तो इसने कहा कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, किससे लगे, मेंबर से, और किससे, डायरेक्टर से, एंड promoters of a company having its own personality which is known as corporate personality। मतलब कंपनी की पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर सेपरेट है, किससे, डायरेक्टर से और मेंबर से। कंपनी की अपनी ही एंटिटी है जिसे क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। उसी के साथ साथ आपने यहां पे देखा होगा एक फीचर है हमारी परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन SAT, P नजर आ रहा है, P फॉर क्या है, परपीचुअल सक्सेशन। ये जो आपका क्वेश्चन है हिमांशु मैम कैपिटल मार्केट में कौन से शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी, क्योंकि इस लेवल का भी ये बीच में ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो हम रिप्लाई इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका कोई लिंक नहीं है और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब सुनिए, ध्यान दीजिए। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है कंपनी का बर्थ कैसे होता है, लॉ से, तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी, लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। दैट इज नॉन एज परपीचुअल सक्सेशन। इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके हैं, आज हमारा फर्स्ट क्लास हो गया है, बेसिक क्लास हो चुकी है। अब धीरे धीरे हम इस चैप्टर के अंदर क्या होंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, एक बार रिवाइंड करा दूं, पूरा बैक चले। चलिए जी, अभी तक हमने जो पढ़ा, सबसे पहले जल्दी जल्दी बताइए, कंपनी कितने शब्दों से बना, 2। कम प्लस पनीस, कम मीन्स कमिंग टुगेदर, पनीस मीन्स मील एंड ब्रेड। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के कितने रास्ते, 2। One is incorporated, second one is unincorporated. Incorporated association is again divided into 2 parts. One is Company Act 2013. Second one is a separate act passed by Parliament known as statutory corporation. उसी के साथ हमने आगे बढ़े, कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। कैसे याद किया, 0 to हीरो, तो 2 0। न्यू कंपनी प्लस ओल्ड कंपनीज। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस ऑफ बोथ नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। क्यों, क्योंकि एवरी पर्सन इज कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। पर्सन बोले तो आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल एज नेचुरल पर्सन। बताइए कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो गया, पूरा 1 घंटा हो चुका है। ठीक है बेटा, और कोई डाउट आपको, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। जिस नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, नोट्स मैं आपको शेयर करूंगी। घर पे आपका होमवर्क यही रहेगा, बस ये आपका होमवर्क रहेगा।
इससे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। आपका होमवर्क रहेगा इसको नोट करना। आज मैं ग्रुप में आपका जहां पे मैसेज आता है ना क्लास का, वहीं पर मैं शेयर करूंगी। व्हाइट शीट आप खरीद लीजिए। अगर कुछ बच्चे ऐसी सिटीज में जहां पे व्हाइट शीट अवेलेबल नहीं है, तो जिन बच्चों को मिल सकती है इस तरीके के व्हाइट शीट आप ले लो, नीचे मिल जाता है 150 रुपए का। रजिस्टर अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत हैवी हो जाएगा आपके लिए। बस ये शीट्स बनाओ और फाइल में रखते जाओ। अब वाला टाइम नहीं है, अब आप बड़े लेवल पे आ गए हो कि रजिस्टर्स मेंटेन करो। रजिस्टर की कॉस्ट ज्यादा आती है, रजिस्टर का बर्डन ज्यादा होता है। फ्लैप फाइल ले लो, प्लास्टिक की फाइल आती है ना, वो ऐसे अंदर फाइल रख देते हैं, 5-10 रुपए की आती है। ऐसी फाइल्स खरीद लो, व्हाइट पेपर ले जाके घर पे रख लो, अच्छे अच्छे पेन से नोट्स बनाओ, फाइल में रख लो, नोट्स बनाओ, फाइल में रख लो, नोट्स बनाओ, फाइल में रख लो। ठीक है बेटा, कुछ ऐड करना होता है तो उसी फाइल में ऐड कर देते हैं। तो अब वो वाला टाइम नहीं है छोटे बच्चों वाला कि आप अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करो, रजिस्टर का टाइम चला गया। अब है आपका नोट्स बनाने का टाइम, नोटिंग बनाने का टाइम, फाइल्स बनाने का टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट्स मेंटेन करो, ये आपका होमवर्क होगा। ये मैं आपको, सर की क्लास होगी अभी मेरे बाद ही, तो अब आपको मैं ये सारा आपको शेयर कर देती हूँ। अभी आप घर पे से बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बना लेना, अगली क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपका होमवर्क यही रहेगा, बस ये मेंटेन करना। अब आपकी सर की क्लास होगी। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एकता, ऐसा कुछ नहीं है। नोटबुक में भी मेंटेन कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है।